Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 3, continuation of chapter number 2, electric potential and capacitance. Today we are going to discuss about equipotential surface. This topic is very important with derivation point of view as well as with numerical point of view. Okay, so अगर हम equipotential surface की बात करते हैं तो I have already written 4 points. The first point is due to point charge, second due to equal and opposite charges, third due to two similar charges, and the fourth one due to uniform electric field. So for these things we have to understand how to draw electric lines of force. अगर आपको याद होगा हमने चैप्टर 1 में किया था electric lines of force. So इन कंडीशंस के लिए हमें कैसे electric lines of force ड्रॉ करनी है सबसे पहले वो समझना है, बिकॉज कॉन्सेप्ट उसी से लिंक्ड है इक्विपोटेंशियल सरफेस का. सो अगर मैं यहां पे डिस्कस करता हूं, सो ड्यू टू पॉइंट चार्ज में यू कैन टेक पॉजिटिव चार्ज, यू कैन टेक नेगेटिव चार्ज. सो हमें पॉजिटिव चार्ज के लिए ही मोस्टली ड्रॉ करना है. सो हमने ले लिया यहां पे पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हो तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है, यू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, सो दिस इज द पैटर्न फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए इट विल बी अवे. ठीक है, हमने पेन वाला भी एक पैटर्न याद किया था, पेन, जिसमें P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव एंड A स्टैंड्स फॉर अवे, N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव एंड T स्टैंड्स फॉर टुवर्ड्स. तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस अवे होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे? टुवर्ड्स होंगे. ठीक है, और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का दूसरा पैटर्न है कि जहां पे भी आपको एरोस ड्रॉ करने हैं वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो. अगर मेन चार्ज उस चार्ज को रिपेल करेगा तो फील्ड लाइंस विल बी अवे, और अगर मेन चार्ज उस पॉइंट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो फील्ड लाइंस विल बी टुवर्ड्स. लाइक अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा. यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज. अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो यहां पे आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हो, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा. तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा? अवे होगा. नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा? टुवर्ड्स होगा. ठीक है, अब डायरेक्टली भी याद रखोगे तो बेहतर है. सो ये हमने ड्रॉ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी अवे एंड एरोस देना है तो एरोस में आप रिप्रेजेंट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ये पॉजिटिव चार्ज का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अवे फ्रॉम द चार्ज. नाउ वी डिस्कस अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो हाउ टू टेक इक्विपोटेंशियल सरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है, आपको इस चार्ज से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स लेने हैं क्योंकि वहां पे पोटेंशियल सेम होगा. तो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट से अपने क्या क्या विल ड्रॉ अ सर्कल अराउंड, करेक्ट, व्हिच मींस and these points will be perpendicular to electric field lines. The surface should be perpendicular to electric field lines. So यहाँ पे अगर आप लोगे तो ये perpendicular होगा, यहाँ पे भी लोगे तो ये perpendicular होगा. In diagram you don't have to represent, but यहाँ पे मैं आपके समझने के लिए बता रहा हूँ. फिर अभी क्या होता है, ऐसे ही अगर थोड़ा और आगे जाते हो, मान लो कि मैंने यहाँ पे ले लिया तो इस जगह पे भी इतने इक्वी डिस्टेंस पर अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो इस सर्कल के ईच एवरी पार्ट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा. गॉट इट? सो ये प्रॉपर सर्कल होना चाहिए. मे बी मेरा डायग्राम प्रॉपर सर्कुलर नहीं दिख रहा होगा डॉटेड लाइन में. ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है कि अगर मान लो एक और मैंने सरफेस ड्रॉ किया तो इट शुड बी लाइक दिस. ठीक है, इट शुड बी यहां पे सर्कल टाइप में नहीं, ये सर्कुलर नहीं, ये स्फेरिकल होगा. स्फेरिकल एक्चुअली प्रैक्टिकली इट्स अ स्फीयर. सो एक पॉइंट चार्ज है, उसके ऑल अराउंड लेना आपको इक्वी डिस्टेंस, दैट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो आप अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप यहां पे एक एरोस दे लो, मतलब कि दिस सरफेस इज अ इक्विपोटेंशियल. सिमिलरली दिस सरफेस आल्सो कैन बी इक्विपोटेंशियल. इट्स अ डिफरेंट थिंग कि इस सरफेस और इस सरफेस का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, बट दिस कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस कैन बी इक्विपोटेंशियल. दिस कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस कैन बी इक्विपोटेंशियल उसके रिस्पेक्ट में. ठीक है, सो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल गया हमको. ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट क्या हो गया? ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. तो हमने क्या किया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया. ओके, एट सर्टेन डिस्टेंस हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया. फाइन. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा? अवे होगा. नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ करके बताया है ऑलरेडी. ठीक है, आप चैप्टर 1 को रिफर कर सकते हो. चैप्टर 1 के वीडियोस में आई थिंक इट्स इन 4th वीडियोस. सो यहां पे ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द पॉजिटिव चार्ज, जिसमें आपको दिखाई है सिमेट्रिकल आपको ड्रॉ करना है. इट शुड बी सिमेट्रिकली ड्रॉन. सो क्राइटेरिया इसका बहुत सिंपल सा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से क्या होंगे? अवे होंगे, और नेगेटिव चार्ज से क्या होगा? टुवर्ड्स होगा.
तो आप देख सकते हो जितने भी फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से वो अवे जा रहे हैं, मतलब अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज का क्या हो गया, टुवर्ड्स हो गया। अब एक सिंपल सा कंडीशंस में लेना है कि हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्राइटेरिया क्या होगा कि जहां पे फील्ड लाइंस ना बहुत ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ज्यादा होगा तो वहां पे ना जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं वो क्लोजर हो जाते हैं। वो पार्ट आपको यहां पे भी काम करेगा। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी मोर क्लोजर टू द चार्ज। तो देखो अगर ये मैंने यहां पे कंसीडर किया, बराबर। अब क्राइटेरिया इसमें क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर मैं ड्रॉ करा तो मैं यहां पे एक सर्कल ले लिया, मैंने एक सर्कल आप ड्रॉ करते हो, प्रैक्टिकली तो स्फीयर होगा, ठीक है, आपने ये किया। नाउ यू कैन सी दिस सर्कल इज मोर क्लोजर टू चार्ज इनसाइड, क्योंकि ये साइड में फील्ड लाइन ज्यादा है, आउटसाइड इट्स लिटिल अवे। सेम पैटर्न आपको इस साइड में मिलेगा, सेम पैटर्न यू आर गोइंग टू गेट दिस साइड आल्सो, फाइन। सिमिलरली आप दूसरा सरफेस भी बना लो, यू कैन सी द सरफेस का क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल, इनसाइड शुड बी वेरी क्लोज एंड आउटसाइड शुड बी लिटिल अवे, फाइन, ठीक है, इट शुड बी, and you can make more surfaces like this, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा 3 बना दिया हमने तो ये इनफ है, आई थिंक 3 सफिशिएंट। और एंड में क्या होता है, ऐसे बनते बनते फाइनली यहां पे क्या मिलेगा, आपको एक कॉमन लाइन मिलेगी। तो द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अब मुझे ड्रॉ करना है नेक्स्ट वन, थर्ड के लिए। तो यहां पे स्पेस का प्रॉब्लम है तो मैं यहां पे चार्ज ले लेता हूं, आई विल टेक द चार्ज ओवर हियर, ठीक है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। सो जैसे सॉरी ये सेपरेशन यहां पे नहीं लेना, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, दिस व्हाट, एंड सर्टेन डिस्टेंस पे यहां पे भी हमने क्या लिया, पॉजिटिव चार्ज ले लिया। एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी अवे, ठीक है। जैसा कि इनके नेचर में वो रिपल्जन होना चाहिए, तो इसका फील्ड लाइंस विल ट्राई टू गो टुवर्ड्स दैट, बट नाउ बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स इट विल ब्रेक लाइंस ऑफ फोर्स, ये भी है ऐसा, तो यू कैन टेक इट लाइक दिस। सेम पैटर्न आपको यहाँ पे, तो एक्चुअली यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट कवर हो रहा है, एक तो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वाला कवर हो रहा है, दूसरा ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर पॉजिटिव चार्ज और फॉर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड सिमिलर चार्जेस। तो ये 2 का लाइंस ऑफ फोर्स का आंसर हो गया। लेकिन हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्राइटेरिया अगेन सिमिलरली, जहां पे फील्ड लाइंस ज्यादा है उस साइड में क्लोजर होना चाहिए। तो यहाँ पे फील्ड लाइंस कहां पे ज्यादा है, आउटसाइड में भी ज्यादा इन कंपेयर टू इन बिटवीन, तो आउटसाइड इट विल बी मोर क्लोजर, ठीक है। आपको वैसे ही सर्कल ड्रॉ करना, आउटसाइड विल बी मोर क्लोजर, इनसाइड इट विल बी लिटिल अवे, सो आउटसाइड इट विल बी मोर क्लोजर, इनसाइड इट विल बी लिटिल अवे। देन सेकंड सरफेस, आउटसाइड इट विल बी क्लोजर एंड इनसाइड इट विल बी लिटिल अवे, ठीक है। आउटसाइड इट इज मोर क्लोजर बिकॉज फील्ड लाइंस आर बस मोर इन नंबर। अब क्या होता है, ये मर्ज हो जाते हैं, जब मर्ज होंगे तो कैसा हो जाएगा पैटर्न, व्हेन दे मर्ज, ऐसा इज द पैटर्न व्हेन दे मर्ज, ठीक है। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर 2 सिमिलर चार्जेस। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे हम, तो इसमें कैसा होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर आप इसके लिए ड्रॉ करें, मैं पहले ना सरफेस ही ड्रॉ कर देता हूं सो दैट थोड़ा समझने के लिए आसानी होगी, ठीक है। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, ठीक है। हो सकता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेढ़े मेढ़े हो जाए तो प्लीज मैनेज। जस्ट माय मेन टास्क इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमें करना क्या है और कैसे करना है, ठीक है। सो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूंगा फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आई हैव टू ड्रॉ फॉर विच वन, फॉर द कंडीशन ऑफ दिस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये ना हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया, सॉरी फॉर दैट। आपको एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि डायग्राम थोड़ा आपका क्लियर होना चाहिए, बिकॉज समटाइम दे आस्क दिस क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, एग्जाम में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर यूनिफॉर्म के अंदर है, तो यूनिफॉर्म इन द सेंस जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने अगर ड्रॉ किया है, ठीक है, एज आई एम ड्रॉइंग विद अनदर मार्कर दैट विल बी बेटर। सो ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ना इसमें से निकलता हुआ दिखेगा। ये आपके डायग्राम का जो अंडरस्टैंडिंग वो एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको फील होना चाहिए कि फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ये कोई आपने जो लिया हुआ है, मैं उस पर थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं,
सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। कैसे पता चला? क्योंकि ये पैरेलल है प्लस इक्वली स्पेस्ड, बराबर। और सेम क्राइटेरिया, ये फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सो इस सरफेस पे जो भी पॉइंट लोगे आप, वो पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। इस सरफेस पे जो भी पॉइंट लोगे उसका पोटेंशियल सेम होगा, इस सरफेस जो पॉइंट लोगे उसका पोटेंशियल सेम होगा। एक और चीज, इनके बीच का जो सेपरेशन है ना, ये क्या है? इक्वल है। ये डी है, ये डी है, और ये भी क्या है? डी है। दे आर इक्वली स्पेस्ड। अगर इक्वली स्पेस्ड होगा तो ये क्या होगा? ये जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनका यूनिफॉर्म है। बहुत सारे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और ये क्या है? इक्वली स्पेस्ड है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। ठीक है, मैं इस पे क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं, आपको अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, कभी कभी क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता है, बट फिर भी आपको इस तरह से ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये अगर मान लो कि ऐसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया हुआ है और मैंने पॉइंट्स ले लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, तो यहां पे क्या होगा? पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो एक और चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। एक तो क्या होगा कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस हैज टू बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होंगे उसमें परपेंडिकुलर होंगे। एक तो एक क्राइटेरिया। सेकेंड, फॉर द पॉइंट चार्ज एंड फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे ना, दैट विल बी इक्विडिस्टेंस। यहां से देखो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जितना भी इक्विडिस्टेंस होगा ना, उनका पोटेंशियल सेम होगा। सो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी इक्विडिस्टेंस। यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज से इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी इक्विडिस्टेंस। मान लो यहां से अगर ये पॉजिटिव प्लेट होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिल रहा है, तो ये पूरे पॉइंट्स क्या होंगे? इक्विडिस्टेंस होंगे इस प्लेट से। सो पॉइंट चार्ज के लिए और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट दिस प्लेट, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट, ऐसे केसेस में क्या होगा? जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा दैट विल बी एट इक्वल डिस्टेंस और इट विल बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज बॉडी। इस केस में वैसा नहीं है, यहां पे का ऐसा ही सही ना कि इनसाइड इट विल बी मोर क्लोजर, आउटसाइड विल बी लिटिल अवे, तो वहां पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा। बट फॉर पॉइंट चार्ज एंड दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल बी सेम। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन जो ना एग्जाम में पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम आंसर करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जनरली कभी कभी तो ऑल थ्री क्वेश्चंस कम टुगेदर, समटाइम दे आस्क इंडिविजुअली, तो वो हमें समझना बहुत जरूरी है कि कब किस क्वेश्चन का क्या मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन इज ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस करस्पॉन्डिंग टू, आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करनी है। किसके लिए ड्रॉ करना? पहला पॉइंट फर्स्ट, जो ये फर्स्ट का आंसर यहां पे मैं इसमें से ही कोशिश करूंगा एडजस्ट करने के लिए। किसके लिए? फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन, इन द जेड डायरेक्शन, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन। आपको क्या करना है? बहुत सिंपल सा टास्क है। यहां पे एक्सिस बना लो आप, ये ओरिजिन हो गया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ओरिजिन, फाइन। आपको ये कुछ भी नहीं ड्रॉ करना, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है। दिस वन लाइन विल बी जेड एक्सिस, इसको आप एक्स एक्सिस ले लो, इसको वाई एक्सिस ले लो। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है? हमें तो एक्सिस लेना ना, एक्सिस तो हम कैसे भी ले सकते हैं। जस्ट द थिंग इज दैट दीज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस शुड बी ऑन दैट एक्सिस। तो अब मैंने इस एक्सिस पे मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया है और क्वेश्चन में दिया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? जेड एक्सिस है। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वो जेड डायरेक्शन होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है, दैट्स इनफ। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज के लिए होता है, कभी कभी होता है ना, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। या क्वेश्चन में पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं। आपको क्वेश्चन है राइट में दिख रहा होगा, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या दिया इन्होंने? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन्स इन अ कांस्टेंट जेड डायरेक्शन। फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इंक्रीज हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रहा है, बट आगे क्या दिया है? बट रिमेन्स इन अ कांस्टेंट जेड डायरेक्शन। जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है, यहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, ये पूछता है बोल रहे डायरेक्शन कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो क्राइटेरिया अगेन वेरी सिंपल,
आपको क्या करना है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ड्रॉ करनी है, बट इसमें एक छोटा सा कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इंक्रीज हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैज टू इंक्रीज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो भी मैं कंडीशन ले रहा हूं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, ये इट हैज टू इंक्रीज। तो इंक्रीजिंग के लिए बहुत छोटा सा करेक्शन है, अगर ये जो सरफेसेस है ना, यहाँ पे ये जो डी डी है ये इक्वल है, अगर ये क्लोज आते जाते हैं, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखो मैं जब डायग्राम ड्रॉ करूंगा, डायग्राम में आपको स्लोली स्लोली समझ में आने लगेगा कि करना क्या। सो ठीक है, अब जो अगला आप डायग्राम ड्रॉ करोगे दैट विल बी मोर क्लोजर इन कंपेयर टू, आपको दिखाना क्या है, कैसे करना है, वो आप समझ जाओगे अभी थोड़ी देर में। तो ये हो गया हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। बट देयर इज अ लिटिल चेंज इन द क्राइटेरिया कि अगर आप एक्सिस ले रहे हो तो कौन सा एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे। तो एज फार वी अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से एंटर करें, यहां से इट शुड लुक लाइक इट्स कमिंग आउट ऑफ दैट प्लेट, सो कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेट एंड कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेट। सो आपने एरोस दे दिया इन पे, सो ये किसका डायरेक्शन होगा, जेड एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस होगा प्लस इट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आपको क्या करना है, y एंड x बना लो, आप x यहां पे ले लो, y यहां पे ले लो, दैट्स अप टू यू। अब आपको मेंशन करना है यहां पे कि ये डिस्टेंस क्या है, यू मेंशन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन पे जो डिस्टेंस है वो d1 है, ये दो प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो d2 है, इन दो प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, d3 है। फाइन, देन यू मेंशन कि d1 इज ग्रेटर देन d2 इज ग्रेटर देन d3। ये किसके लिए है, दिस इज फॉर द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड and the direction has to be constant. Fine. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सो हमने पहला क्वेश्चन किया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ड्रॉ करनी है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है along the z axis। सेकंड में था इलेक्ट्रिक फील्ड that uniformly increases in magnitude but remains in a constant से z direction। अब जो लास्ट वन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड that uniformly decreases in magnitude but remains in a constant से z direction। सो अब इसमें क्या है, लास्ट वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज के लिए क्या होता है, जो पोटेंशियल के बीच का सरफेसेस है ना, ये जो आपने ड्रॉ किया है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, सो विल बी ड्रॉन, बट उनके बीच का जो सेपरेशन होगा ना, दैट विल कीप इंक्रीजिंग। सो अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे पहला जो सरफेस मैंने ड्रॉ किया, तो फर्स्ट सरफेस आई एम ड्रॉइंग ओवर हियर, फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, जो सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो अभी आप ड्रॉ करोगे, तो मैंने ड्रॉ किया यहां पे सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब मैं ड्रॉ करता हूं थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो ये बहुत सिंपल सा है टास्क, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। ठीक है, ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। बट अभी इसमें क्या फर्क है पहले वाले के कंपेयर में, सेकेंड वाले के कंपेयर में। फर्स्ट वाले में क्या था, सेम डिस्टेंस था तीनों के लिए। सेकेंड में क्या होगा, डिस्टेंस जो था वो डिक्रीज हो रहा है। थर्ड वाले में डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो रहा है। तो ये हो गया आपका जेड एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पे अगर आपने लिया दिस इज d1, दिस व्हाट d2 एंड दिस व्हाट d3। अगर ये वैसा नहीं दिख रहा होगा तो आप थोड़ा सा एक्सिस को क्लोजर ले लो, दैट विल बी बेटर। क्योंकि आपके डायग्राम में भी फील होना चाहिए कि वो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। फाइन, सो आपने लिया d1, then you have taken d2, then you have taken d3. Which one is greater? d2 is greater than d1 and d3 is greater than d2. So d1 less than d2, d2 less than d3. तो इसमें क्या हो रहा है, डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है इन बिटवीन दिस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो आपको लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग, और जो डायरेक्शन है जेड वो क्या है, कांस्टेंट है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इक्वल सेपरेशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट। सेपरेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अगर वो डिक्रीज हो रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में सेपरेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसमें डिक्रीज होगा। ठीक है, ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो गया, ये डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो गया। फाइन, वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में बोला है 3 पॉइंट्स A, B एंड C lie in a uniform electric field।
तो एक पॉइंट ए है यहाँ पे, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट क्या है, सी है, एंड दीज थ्री पॉइंट्स आर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया इन्होंने, व्हाट इज द वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 5 into 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एज शोन इन द फिगर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। आपको ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, तो ए एंड सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, मतलब फाइनल पॉइंट सी है, इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है, ऐसे ही ना। और ये क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अब एक जो चीज हमने अब तक लर्न करी थी वो ये था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलर होगा और इक्वी डिस्टेंस होगा, उस पोजीशन पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और दूसरा क्या होता है कि एक और बात आपको समझना जरूरी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा ना, वो कैसे फाइंड आउट करना, ऑन अ लाइन विच इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये ए बी लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पैरेलल है, तो आप इस लाइन पे पोटेंशियल को इंक्रीज और डिक्रीज कंडीशन में देख सकते हो। मतलब इस पे इस डायरेक्शन में जा रहा तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, या इस डायरेक्शन में जा रहा तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन्होंने पूछा है एसी, तो अगर एसी के लिए पूछा है तो थोड़ा सा इशू है। यहां पे इन्होंने और भी दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये क्या है, 3 सेंटीमीटर है। तो अगर रूल के हिसाब से हम देखें तो ए बी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर। सो ये कितना हो गया, 5⁻²। AB स्क्वायर वी हैव टू फाइंड आउट, दिस BC स्क्वायर इज व्हाट, 3⁻²। ये कितना हो गया, 25 इक्वल टू AB प्लस 9। सो AB स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 16, देयरफॉर AB का वैल्यू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AB सेगमेंट की वैल्यू भी मिल गया हमको 4 सेंटीमीटर। अब आपको पोटेंशियल A टू C निकालना है। तो सबसे पहले ना, आप कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं फाइंड होगा, पोटेंशियल का डिक्रीज और इंक्रीज ऐसे कभी भी नहीं मिलता, हमको इस लाइन से ही मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे ना, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एग्जाम में आपको इतना याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेना है आपको, और जो पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए, वो या तो ऑन अ लाइन होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से कैसा है, ये कैपिटल E इज इक्वल टू -dV/dr। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट में क्या है कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और ये दो पॉइंट्स ऑन अ लाइन होना चाहिए, ऑन अ लाइन, ऑन अ लाइन। ठीक है, प्लस क्या होना चाहिए, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। दूसरा क्या है कि अगर इन अ केस वो इंक्लाइंड है, किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो आपको क्या लेना है, देन यू हैव टू टेक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जैसे ना, अगर मान लो ये मैंने A है, ये B है और ये C है, तो इसमें से क्या होगा, AB एंड BC ये दोनों क्या होंगे, ये होंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तब आपको लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके अलावा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में लिया है, तो ये जो AB सेगमेंट है ये पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड को, BC सेगमेंट परपेंडिकुलर है, तो ये कंसिडर नहीं करोगे। ये न्यूमेरिकल सॉल्विंग में डायरेक्ट मेथड है, बट हम आज आते हैं नॉर्मली सॉल्व करने के लिए। हम देखते हैं कि एक्चुअल में AB हमें कैसे मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जो AC सेगमेंट आप ये नहीं ले सकते हो, A एंड C का परपेंडिकुलर सेगमेंट क्या है, तो BC है, दूसरा क्या है, AB है। तो आपको AB सेगमेंट यूज करना है AC का पोटेंशियल निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन में जो ना पोटेंशियल को देखो, तो A का और B का पोटेंशियल अगर मैं देखता हूं तो A का पोटेंशियल इज ग्रेटर देन B का पोटेंशियल, प्लस B का पोटेंशियल C का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो हम इक्वी पोटेंशियल अगर हमने किया था ना, तो पोटेंशियल जो B पे है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट C, बराबर। अब मैंने दोनों में क्या कर दिया, B माइनस कर दिया, B नहीं A, पोटेंशियल एट A का माइनस कर दिया। तो यू कैन डू सेम थिंग ऑन बोथ साइड, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस सोल्यूशन, तो ये हो जाएगा VAB इज इक्वल टू क्या होगा, VAC हो गया। बात समझ में आई, ठीक है। सो अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम चलते हैं, हाँ, तो देयरफॉर अगर मुझे VAC निकालना है तो मैंने VAB लिया हुआ है। अब VAB क्या है, ये चेंज इन पोटेंशियल है, एक्चुअली इट इज सिमिलर टू चेंज इन पोटेंशियल। यहां पे जो वैल्यू है ना, तो अगर dV को आप इक्वेट करोगे तो dV का वैल्यू क्या होगा, dV विल बी -E इंटू dr, ठीक है। तो अब VAB ये दिख रहा है ना, VAB, तो VAB के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंसिडेंट हो रहा है,
इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, यहां पे माइनस साइन, और डी आर कौन से पार्ट के लिए, डी आर जो आपने डिस्टेंस लेना हो ए टू बी सेगमेंट के लिए, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ इंटू डी आर का वैल्यू कितना है 4, तो 4 सेंटीमीटर है ये, सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा 10⁻², तो 5 4 जा 20, ये 10⁻³ 10⁻², वो क्या हो गया 10 हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा 200 वोल्ट। एक चीज जो हम मिस करें वो है माइनस साइन, वो ध्यान रखना है, ठीक है। सो मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं, पोटेंशियल अगर दो पॉइंट के बीच का अगर हमें कंसिडर करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो कौन से 2 पॉइंट्स का हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, दैट 2 पॉइंट्स शुड बी ऑन अ लाइन एंड दैट लाइन शुड बी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो लाइन बना रहे हो वो पैरेलल होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये क्राइटेरिया फर्स्ट। सेकंड, अगर वो 2 पॉइंट्स पैरेलल नहीं है, इंक्लाइंड है इलेक्ट्रिक फील्ड को, मेकिंग सम एंगल, तो यू नीड टू टेक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे परपेंडिकुलर, यहां से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करोगे जहां पे वो मीट करेंगे। सो पॉइंट ए से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट सी से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उससे 2 परपेंडिकुलर मिला, बट कौन सा परपेंडिकुलर लेना है, द परपेंडिकुलर विच इज परपेंडिकुलर लाइन और परपेंडिकुलर सेगमेंट विच इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ए बी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बीसी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बट ए बी इज व्हाट पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए हम उसको कंसिडर करेंगे। बीसी को नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। जैसा कि हमने इसमें डिस्कस किया, इस पर्टिकुलर पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं तो ये क्या होगा, ये होगा ऑन अ लाइन, ऑन अ लाइन, ठीक है। ऑन अ लाइन का मतलब क्या होता है ना, वन डायमेंशनल, मतलब ये जो पोटेंशियल है उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं आर से, और आर होगा ये वन डायमेंशनल होगा, मतलब एक ही वैल्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ओरिजिन ले लिया यहां पे, ऐसे ये है हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इन्होंने बोला है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस ओरिजिन से यहां पे ये ए और बी, इस पॉइंट पे आपको फाइंड करना, तो यहां पे जो वैल्यू है ये 0 है, यहां पे वैल्यू क्या है 4 है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा ये वाई लेना है, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल निकालना है, या ये पोटेंशियल दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये ना स्ट्रेट लाइन, ऑन अ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। बट अब प्रॉब्लम कैसा है कि अगर यही क्वेश्चन है, यही डिटेल है, बट थोड़ा सा चेंज है। अब अगर इन्होंने बोला कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, ठीक है, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल दिया, तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 4,2, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल दिया हुआ है और उस पॉइंट की वैल्यूज 2 दी हुई है, एक तो x है, दूसरा क्या है y है। अब वो अकेला r नहीं है, इट्स नॉट ऑन अ लाइन, इट्स नॉट 2 डायमेंशनल, वो x और y दोनों एक्सिस को यूज कर रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो कि ये स्पेस में होता, ये 2 डायमेंशन मतलब प्लेन हो गया, ठीक है, और अगर x y z तीनों एक्सिस यूज कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे स्पेस, तो स्पेस होगा तो वो क्या होगा 3 डायमेंशनल, ठीक है, 3 डायमेंशनल होगा तो r की जगह पे क्या होगा x y z। अब प्रॉब्लम ये है कि मान लो r कोई एक टर्म होता, सिंगल टर्म होता, तो उसको हम उसको डेरिवेटिव ले लेते, बट r के पास x है, r के पास y है, r के पास z है, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो अब इस पार्ट को हम यहां पे देख लेते हैं, ये यहां पे। सो जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, -dv/dr, ये हमने ना फॉर्मूला पहले किया हुआ है, करेक्ट। तो अब इसमें अगर r के पास 3 पॉइंट्स हैं, इफ r बिलोंग्स टू x एक्सिस, r बिलोंग्स टू y एक्सिस, r बिलोंग्स टू z एक्सिस, मतलब कैसे होगा, ये x y z एक्सिस है, ठीक है, जिस पॉइंट के बारे में बता रहे हैं वो क्या है 4,2,3, तो हो गया ना। सो ये तो हमारे हिसाब से डिस्टेंस है, मतलब ओरिजिन से हमने ये डिस्टेंस लिया, बट ये डिस्टेंस का x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है, z एक्सिस भी है, तो क्या करेंगे, तो ऐसे केस में अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन x एक्सिस, होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन y एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन z एक्सिस, जो माइनस साइन है वो आपको लिखना है, ठीक है। x एक्सिस में आप किससे डिफरेंशिएट करोगे, x के साथ में, y एक्सिस में आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, z एक्सिस में z के साथ में डिफरेंशिएट करोगे। अब जो एक्चुअल ट्विस्ट है वो ये है कि इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना,
ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। ये क्या होगा, यहां पे होगा डेल। डेल का मतलब ये कंप्लीट डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हो, अ पार्ट ऑफ दैट। मतलब ये जो इक्वेशन है यहाँ पे v में जो पूरा पार्ट होगा उसमें का थोड़े से पार्ट को आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z। तो ये क्या होगा, डेल, इसको डेल पढ़ते हैं, डेल v अपॉन डेल x। और ये क्या होगा, अब वापस से v को डिफरेंशिएट करो बट विद रिस्पेक्ट टू y। अब वापस आप v को डिफरेंशिएट करो बट विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है। अब उनके लिए जिनको ना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं पता है, हाँ? जिनको लग रहा है कि डिफरेंशिएशन उनको नहीं पता है, तो जस्ट मैं यहां पे बता देता हूं कि अगर हमारे पास कोई टर्म है x रेज टू n है, ठीक है, और उसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो क्राइटेरिया सिंपल सा है कि जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x हो जाएगा, पावर की वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगी। बट आप इमेजिन करो कोई ऐसा टर्म है, ये d बाई डी एक्स है फॉर एग्जाम्पल, ये y रेज टू n है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। एक और चीज, अगर ये मान लो d बाई डी एक्स है, ठीक है, यहां पे मान लो ये y है इंटू एक्स रेज टू n है, आपको x से डिफरेंशिएट करना है, तो सिंपल सा टास्क है कि इसको डिफरेंशिएट करना है, तो y को आप यही रहने दो इनटू, है ना। अब ये कांस्टेंट को आप 0 नहीं ले सकते हो, मल्टीप्लाइड है ना, दिस टर्म को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहां पे एक्स रेज टू एन का आपने लिखा है, तो n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है वो हम रीड करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड कि करना क्या। सो क्वेश्चन में दिया है इन्होंने कि इफ द पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ अ स्पेस अराउंड द पॉइंट्स, मतलब कोई कोऑर्डिनेट इन्होंने दिया है, वो कोऑर्डिनेट पे इन्होंने दिया, तो ये जो है पॉइंट्स है, क्वेश्चन के हिसाब से पॉइंट्स। कौन सी पॉइंट्स को लिया इन्होंने लिया है -1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। तो अब रूल के हिसाब से मैं देखूं तो ये x एक्सिस वाला वैल्यू हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस हो गया, ठीक है। अब इनको अगर हम ना कंसिडर करें तो मुझे क्या समझ में आता है इसमें से कि जो x का वैल्यू है मुझे -1 लेना है, जो y का वैल्यू उसको मुझे 2 मीटर लेना है, एंड जो z का वैल्यू उसको मुझे 3 मीटर लेना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, जो प्रॉपरली इन्होंने बोला है वो क्या है, हाँ, फिर क्या बोल रहे हैं, इज गिवन बाय इफ द पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड पॉइंट -1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर इज गिवन बाय। अब ये है v का वैल्यू, तो v का वैल्यू क्या है, ये है 10 x रेज टू 2 प्लस 5 y रेज टू 2 माइनस 3 z रेज टू 2 है। ये है v का इक्वेशन, ठीक है। कैलकुलेट द 3 कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दीज पॉइंट्स। तो 3 कंपोनेंट ऑफ, मतलब आपको ex का वैल्यू भी निकालना है, ex क्वेश्चन मार्क है, ey क्वेश्चन मार्क है, देन ez क्वेश्चन मार्क है, ये वैल्यूज हमें निकालनी है। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर पैटर्न पे। सो अब क्वेश्चन के हिसाब से मुझे ex निकालना होगा, मैं फर्स्ट पार्ट को चल रहा हूं ex। तो ex के लिए फॉर्मूला क्या है, माइनस डेल v अपॉन डेल x, ये माइनस डेल अपॉन डेल x हो गया। v का वैल्यू क्या है वो लिख लेते हैं, ये 10 है, x रेज टू 2 है, प्लस 5 y रेज टू 2 है, माइनस 3 z रेज टू 2 है, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, आप सिर्फ x वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर सकते हो, बाकी सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस 0, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों टर्म 0 जाएंगे क्योंकि ये x से रिलेटेड नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, ये 10 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो आप डिफरेंशिएट किसको करोगे, सिर्फ x रेज टू 2 को डिफरेंशिएट करोगे, तो क्या है डिफरेंशिएशन, जो पावर है, पावर मल्टीप्लाई होगा, सो 2x रेज टू 2 माइनस 1। अब क्या होगा, ये 10 और 2 मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा -20 इंटू क्या होगा, ये x, 2 माइनस 1 का वैल्यू x ही होगा ना। अब हमें आना है मेन पार्ट पे। मेन पार्ट क्या है, इन्होंने बोला x का वैल्यू क्या है, -1 है, तो x का वैल्यू -1 है, बराबर, -1 मीटर जो भी, तो ये क्या होगा -20 इंटू -1, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना गया 20। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट,
हाँ, मैं ये वाले पार्ट को रब कर देता हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि क्या करना है। सेकेंड पार्ट में क्या भाई मैंने दिया है, सेकेंड पार्ट मतलब ई वाई। ई वाई के लिए क्या करना है, ई वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डीवी बाई डी वाई। अब मैं यहीं पे लिख देता हूँ वैल्यूज, क्योंकि जगह नहीं है, तो माइनस डेल अपॉन डेल वाई। वैल्यूज क्या है, 10 एक्स रेज टू 2 है, प्लस 5 वाई रेज टू 2 है, माइनस 3z स्क्वायर है। अब इसमें से आप सिर्फ इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना, क्योंकि y के साथ में कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू y। ई वाई इज इक्वल टू, ये माइनस तो ये तो जीरो हो गया, प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, देन माइनस, या एक काम करो आप इसको माइनस को बाहर ही रहने दो, आप डिफरेंशिएशन इसको आप खाली ये माइनस को साइड रख दिया हमने, तो पहले वाले को डिफरेंशिएट किया वो जीरो हो गया। ये वाली वैल्यू क्या होगी, 5 तो रहेगा ही, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो होगा 2y रेज टू 2 माइनस 1 वाला ही कॉन्सेप्ट, देन माइनस दिस वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या है, जीरो, क्योंकि ये y से रिलेटिंग नहीं है। फाइनली ई वाई का वैल्यू क्या हो गया, माइनस ये 5 2 कितना हो गया, 10 हो गया, इंटू y। अब y की वैल्यू कितना लिया हमने, 2 लिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2, सॉरी y इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। सो अब वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर ई वाई इज इक्वल टू माइनस 10 इंटू 2 विल बी व्हाट, माइनस 20 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लास्ट वाले पार्ट पे। लास्ट वाला पार्ट क्या होगा, ई जेड। ई जेड की वैल्यू के लिए क्या करना आपको, ये थर्ड पार्ट, तो ई जेड इज व्हाट, माइनस डी डेल बाय डेल वी अपॉन डेल जेड माइनस डेल डेल जेड। वी का वैल्यू क्या है, ठीक है, वी का वैल्यू सेम है, अभी उस पर टाइम वेस्ट नहीं करता हूं मैं, तो ई जेड का वैल्यू क्या हो गया। अब वहां पे ना ये माइनस को माइनस से लेने दो, ठीक है। अब उस इसी टर्म के हिसाब से देख लेते हैं, यहाँ पे जो 10x स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, जो 5y स्क्वायर होगा उसका डेरिवेटिव भी जीरो हो जाएगा। अब सिर्फ जेड वाली वैल्यू को हमें डील करना, तो ये माइनस है, 3 का वैल्यू 3 रहेगा, करेक्ट, और जेड का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2z रेज टू 2 माइनस 1। तो अब ई जेड का वैल्यू क्या हो गया, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर क्या है 3 2 जा 6 हो गया ना, ये 3 2 जा 6 जेड हो गया। और जेड की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, जेड की वैल्यू है 3, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, 6 इंटू 3 इज व्हाट, 18, और यूनिट न्यूटन पर। ओके, दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव। Potential energy of a system, energy of a system of point charges, system of a point charges, ठीक है। सो बहुत सारा सिस्टम है। पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली ना, आपने अभी लर्न किया हुआ कि अगर कोई सिस्टम के अंदर आप चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हो, तो जो वर्क डन की वैल्यू है वो किसके टर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर होगा। तो जैसे अभी ना बहुत सारे चार्जेस है, बहुत सारे n नंबर ऑफ चार्जेस आते हैं, अब उन चार्जेस को हमने लाके कहीं पे रख दिया है, तो अब वो रखा है आपने, इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगा ना, क्योंकि कोई भी चार्ज को अभी जैसे अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई चार्ज है नहीं, तो मैंने उस चार्ज को यहाँ पे लाके रख दिया, जैसे Q1 चार्ज को लाके रख दिया, फिर Q2 चार्ज को भी लाके रख दिया, ये चार्जेस कहीं पे तो रहे होंगे ना, वहां से आप लेके आ रहे हो, तो जब आप लेके आ रहे हो तो देयर विल बी वर्क डन। वो वर्क डन की वजह से क्या होगा, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, वो जो एनर्जी स्टोर हुई है ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। सो टर्म क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग। क्योंकि अब ये पार्टिकल सिस्टम ना 2 पार्टिकल का होगा, हो सकता है ये 3 पार्टिकल का सिस्टम हो, Q1 Q2 Q3, और ये तीनों को आप असेंबल करने की कोशिश करो, मतलब एक साथ में रखने की कोशिश कर रहे हो। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग these charges to their location, in assembling these charges to their location, these charges को यहाँ पे, इसको यहाँ पे, to these charges to their location, bringing them from infinity, मतलब यहाँ पे आप असेंबल कर रहे हो, कहां से असेंबल कर रहे हो,
यू आर ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इंफिनिटी। अंडरस्टूड? सो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको स्टेटमेंट भी दिखेगा। क्या है स्टेटमेंट? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, मतलब किसी सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना टोटल वर्क किया होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग चार्जेस टू देयर लोकेशन, ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इंफिनिटी। मतलब इंफिनिटी से चार्जेस को ब्रिंग करके मैं कहीं पे लाके रख रहा हूं, तो जो भी मैंने वर्क डन किया है वो किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के इक्वल होगा। मैंने 2 चार्जेस को लाके सिस्टम में रखा, तो जो भी वर्क डन किया है वो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा। मैंने 3 चार्जेस को लाके रखा, आई हैव डन वर्क टू असेंबल 3 पार्टिकल, तो जो भी मैंने वर्क डन किया वो है उसका पोटेंशियल एनर्जी। तो वैसे जितने भी चार्जेस आप असेंबल कर रहे हो, उन चार्जेस को असेंबल करने के जो भी वर्क किया है इंफिनिटी से लाने के लिए, वो वर्क डन होगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? सो अब हम आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 पार्टिकल सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड देयर आर मेनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीस कॉन्सेप्ट्स। डेरिवेशन टाइप में मैं बताऊंगा, बट एग्जाम में डेरिवेशन टाइप में नहीं पूछता है। आपको जस्ट ये कॉन्सेप्ट समझना है, बट कॉन्सेप्ट आप सडनली तो समझ नहीं पाओगे। तो हमने क्या किया है कि 2 पार्टिकल सिस्टम लेना। तो पहले तो क्या होता ना कि अगर आप वर्क डन वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होगा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये क्यू है, फाइन, और फिर उसके बाद हम ना एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं, हाँ, उसको ए से हमने बी तक मूव किया, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये जो वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी गेन। जो पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रहा है, मतलब जो यू बी माइनस यू ए है, दैट इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ये कॉन्सेप्ट हमने किया था फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के। तो जो पोटेंशियल एनर्जी गेन है दैट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो कोई इशू नहीं है, बट उसमें जो प्रॉब्लम ये है कि आप इसको ब्रिंग कहां पे करोगे और किस कंडीशन में करोगे। तो क्राइटेरिया सिंपल सा है कि ये होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और दूसरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में आप इसको मूव कर रहे हो वो डायरेक्शन होना चाहिए ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। तो अच्छा, जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये है वर्क डन भी होगा। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो मतलब आप वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हो, ये चीज याद रखना आपको। तो हमने क्या किया, सिस्टम में एक चार्ज हमने इंट्रोड्यूस किया, ये चार्ज है Q1। जो चार्ज Q1 है ये पॉइंट O पे है। अब जब मैंने सिस्टम में Q1 को इंट्रोड्यूस किया ना, तो प्रॉब्लम क्या है कि उसके पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। जब Q1 को आपने सिस्टम में डाला तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो कोई वर्क डन भी नहीं होगा ना। वर्क डन तभी कंसिडर करेंगे या पोटेंशियल एनर्जी गेन तभी कंसिडर करेंगे जब वहां पे फील्ड होगा। लाइक अगर ये है मेरा, ये कंसिडर करो कि अगर मैंने मार्कर को यहां से यहां मूव किया, तो ये फील्ड के नाइदर ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर सेम डायरेक्शन में, तो हमें वहां पे वर्क डन वगैरह वाला कोई क्राइटेरिया नहीं कंसिडर करना है। मैं फील्ड के टर्म में ले रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या होगा, कोई फील्ड है ही नहीं, तो Q1। तो आपको क्या लेना है कि चार्ज 1 के लिए जो वर्क डन होगा वो वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि जब आप चार्ज 1 को लाए होंगे सिस्टम में, उस टाइम पे सिस्टम में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो आपने अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स कोई वर्क किया ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर भी नहीं होगा। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि ना मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट में लेके जा रहा हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट में लेके जा रहा हूं। इस केस में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में लेके जा रहा हूं, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। इस केस में मैं कहीं पे भी नहीं, उसको किसी फील्ड में भी नहीं लेके जा रहा हूं, इसका खुद का फील्ड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। अब आप सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हो एक चार्ज, तो आप उस चार्ज को कहां पे लेके आना चाहते हो? उस चार्ज को मैं लेके आना चाहता हूं पॉइंट पी पे। ठीक है, पॉइंट पी पे चार्ज को लेके आना, बट कहां से लेके आओगे उस चार्ज को? तो वो चार्ज है इंफिनिटी पे, वहां से मैं उस चार्ज को लेके आ रहा हूं और मैं यहां पे लेके आऊंगा। वो जो चार्ज को आप लेके आ रहे हो उस चार्ज का नाम है Q2। पहले Q2 यहां पे था, उस चार्ज को मैंने लाया यहां तक। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ना, अब मुझे इसके लिए वर्क फाइंड आउट करना है, बराबर। तो अब मैंने इमेजिन किया, ये क्या है, ये फॉर Q1 है, ये क्या है, फॉर Q1। अब मैं किसके लिए निकाल रहा हूं? फॉर Q2। जब मैं Q2 के लिए फाइंड आउट कर रहा हूं, वो है मेरा वर्क डन 2। लेकिन वर्क डन 2 कब होगा? जब मैं चार्ज को लेके आ रहा हूं। कहां से लेके आ रहा हूं? इंफिनिटी से लेके आ रहा हूं। इंफिनिटी से कौन से पॉइंट पे? P पॉइंट पे लेके आ रहा हूं, तब मुझे ये वर्क डन मिल रहा है। और एक और चीज है जो हमने पहले करी हुई है, वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज के हम कौन से चार्ज को ब्रिंग कर रहे हैं? Q2 को ब्रिंग कर रहे हैं। तो अब इसको अरेंज करेंगे।
अब कहां से चार्ज को लेके आना, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना वी, तो आप कहां से ब्रिंग करो, इन्फिनिटी से, ये इनिशियल हो गया, फाइनल का कौन से पॉइंट पे लेके आ रहे हो, पी पॉइंट पे लेके आ रहे हो, तो इज इक्वल टू वर्क डन क्या होगा, वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी अपॉन क्या होगा, ये Q2 हो गया। अपॉन डीपली ऑब्जर्व करोगे इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये क्या होगा, पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू ये क्या होगा, वर्क डन 2 है ना, इन्फिनिटी से सेकंड चार्ज के लिए जो वर्क है ना वही ना W2 अपॉन क्या होगा, ये Q2 हो गया। तो अब अगर मैं W2 को अरेंज करूं तो W2 इज इक्वल टू क्या होगा, इस जगह पे देखो ना आप, तो जो W2 है उसकी वैल्यू क्या है, ये हो गया V2 इंटू Q2। ये चीजें नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, ये तो समझने के हिसाब से, तो W2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, तो वर्क डन, ये है वर्क डन W2 ना, तो W2 ये यहां पे लिखा दो, ठीक है, तो मैं इसका नेक्स्ट में लिख देता हूं, इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इक्वल टू पोटेंशियल, अच्छा ये V2 नहीं, मैं अभी फिलहाल V लिख लेता हूं, पोटेंशियल एट P इंटू चार्ज Q2। ओके, ये पार्ट पे थोड़ा फोकस कर लेना, ये है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन द चार्ज टू व्हिच वी आर गोइंग टू ब्रिंग। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहां है, आप इंफिनिटी से यहां तक लेके आ रहे हो, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू यहां तक है, तो ये हम सेकंड चार्ज के लिए कर रहे हैं, तो वो वर्क डन 2 है, तो वर्क डन 2 क्या है, इन ब्रिंगिंग सेकंड चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। तो जब हमने उसको सिंप्लीफाई किया, या W2 की वैल्यू हमको क्या मिली, W2 की वैल्यू हमको मिली है यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे ये हो गया, इसको हमने अरेंज किया, ये वैल्यू को W2 ले लिया, Q2 को वैसे रहने दिया, तो W2 इज इक्वल टू Vp इंटू Q2। अब एक और चीज जो आपको इसमें समझना है वो ये है, मैं यहीं पे बता देता हूं, या यहां पे देख लो, ये जो पोटेंशियल P है ना, पोटेंशियल एट P, ये किसका पोटेंशियल है, ये यहां पे जो आप पोटेंशियल निकाल रहे हो ना, ये पोटेंशियल देता है इस चार्ज का, तो जो पोटेंशियल P पे है ना वो है पोटेंशियल ऑफ चार्ज 1, उसको मैं V1 भी लिख सकता हूं, ठीक है, तो यहां पे आप ये पॉइंट को नोट कर लेना। So, अब मैं लिखूंगा वर्क डन जो 2 है वो एक्चुअल में क्या है, ये है पोटेंशियल 1 इंटू चार्ज 2। अब ये पॉइंट को थोड़ा सा फोकस करेंगे, कभी भी सिस्टम में सपोज करो कि यहां पे कोई चार्ज है Q1, ठीक है, और यहां पे कोई है चार्ज Q2, फाइन, तो अगर मुझे ना वर्क डन निकालना है कि इस चार्ज को मैं इंफिनिटी से लाके यहां पे स्टेबल करता हूं, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, तो मुझे क्या लेना है, किस चार्ज का पोटेंशियल, इस चार्ज का पोटेंशियल यहां पे एक्ट हो रहा होगा ना, जहां पे आप फाइंड आउट कर रहे हो, जहां पे आप फाइंड आउट कर रहे हो वर्क डन, मतलब इस जगह पे मुझे वर्क डन निकालना है, तो मुझे क्या करना, या इसको सिंपल कर लेते हैं, आप कौन से चार्ज को ब्रिंग कर रहे हो पहले वो चार्ज लिखो, सेकंड क्या करना, आपको जिस पॉइंट पे लेके आ रहे हो उस पॉइंट पे जिस चार्ज की वजह से लेकर आ रहे हो उसका पोटेंशियल क्या है वो लिखना है। मान लो अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, अगर ये QA होता, ये QB होता, ठीक है, और मैंने यहां उल्टा किया होता, अब क्या होता है, यहां पे चार्ज को आप इस चार्ज को इंफिनिटी से लेके आ रहे हो, तो किस चार्ज को लेके आ रहे हैं हम लोग, QA को लेके आ रहे हैं, ठीक है, कहां पे लेके आ रहे हो, यहां पे लेके आ रहे हो। अब इस पॉइंट पे जो दूसरा चार्ज है उसका पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल ऑफ चार्ज भी एट दैट पॉइंट विल गिव यू वर्क डन, समझ में आ रहा है, वर्क डन टू एसोसिएट और टू असेंबल दिस सिस्टम। सो आई होप ये पार्ट समझ में आ गया होगा, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। अब पोटेंशियल V1 की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल V1 की वैल्यू हमने जो अब तक डिस्कस किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन से चार्ज वजह से निकाले हम लोग, Q1 की वजह से निकाल रहे हैं, कौन से डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस को हम ले लेते हैं ना चार्ज 1 और 2 के बीच में, तो R12 ले लिया हमने उस डिस्टेंस को, तो क्या R12, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप पुट कर दो, किसको पुट करोगे, पुट करोगे इक्वेशन नंबर 2 को 1 में, सो पुट 2 in 1, सो क्या मिलेगा, therefore the work done 2 is 1/4 pi epsilon naught into Q1 upon R12 into what, Q2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट पे जो एक्चुअल वर्क है, सो therefore the potential energy is equal to total work done which is equal to W1 plus W2। W1 की वैल्यू 0 है, W2 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R12। तो फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी मिला है आपको, पोटेंशियल एनर्जी का नोटेशन हम क्या लेंगे, U लेंगे, और इक्वल टू W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जिस दो चार्ज को आप होल्ड करोगे उसके लिए क्या करना है, जो फर्स्ट चार्ज है उसका चार्ज, जो सेकंड चार्ज उसका चार्ज अपॉन सेपरेशन बिटवीन देम,
तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अब वो कितने चार्ज पार्टिकल सिस्टम के लिए होगा 3 चार्जेस के लिए, सॉरी 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस। सो ये डेरिवेशन आप समझ लो या जो भी समझना है, क्योंकि डेरिवेशन टाइप में तो बहुत कम ही आता है एग्जाम में ये, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अगर 2 पार्टिकल सिस्टम है तो उसकी जो एनर्जी होगी टू एसोसिएट एसोसिएट, ये इंपॉर्टेंट है, एसोसिएट और असेंबल करने के लिए, एसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी है उसका वैल्यू है। ठीक है, अब अगर 3 पार्टिकल सिस्टम है तो क्या होगा, 3 पार्टिकल सिस्टम या 3 पॉइंट चार्जेस, तो वापस है ना सिस्टम में एक चार्ज पहले से ही है, दैट इज व्हाट Q1। अब क्या होता है, ये चार्ज ना किसी चार्ज को इस पॉइंट पे लेके आ रहा है, तो वो चार्ज किधर से आ रहा होगा, इंफिनिटी से होकर आ रहा होगा, वो चार्ज कौन सा है Q2 है। तो ये चार्ज डिसाइड करता है उस चार्ज को कहां पे आना, तो उसके हिसाब से हमने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, तो अगर मैं इसमें मैं वर्क डन निकाल रहा हूं तो यहां पे क्या होगा वर्क डन, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय चार्ज 1 इन ब्रिंगिंग चार्ज 2 बराबर, प्लस या है ना चार्ज 1 चार्ज 2 को ब्रिंग कर रहा है, वो हिसाब से देख लो। फिर क्या होता है, चार्ज 1 ना किसी और चार्ज को, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और चार्ज आ रहा है ना, यहां पे वो कौन सा चार्ज है Q3 है। अभी वो चार्ज भी कहां से आ रहा होगा, इंफिनिटी से आ रहा होगा बराबर। तो ये जो चार्ज 1 और 2 के बीच का सेपरेशन है R12 है, चार्ज 1 एंड 3 के बीच का सेपरेशन है R13 है। तो वापस से वर्क डन बाय चार्ज 1 टू ब्रिंग चार्ज 3 और टू असेंबल चार्ज 3। चार्ज 1 ने चार्ज 2 को असेंबल किया है, चार्ज 1 ने चार्ज 3 को भी असेंबल करके रखा हुआ है। अब क्या होता है कि ना ये तो डिस्टेंसेस फिक्स हो गए ना इनके हिसाब से, जो इतना एनर्जी इन्होंने स्पेंड किया उसके हिसाब से पोजीशन फिक्स हो गया, बट व्हाट अबाउट दिस पोजीशन, ये अभी भी डाउट में। तो ये क्या होता है, जो Q1 होता है वो इसको ब्रिंग करता है इंफिनिटी से इस पॉइंट पे, Q3 ब्रिंग करता है इसको इस पॉइंट से यहां पे, तो ये आपस में भी एक दूसरे के ऊपर वर्क करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा W23। ठीक, अब एक और चीज समझ लो आप, यहां पे अगर मैंने लिया है 1 2 3, तो चार्ज 1 2 को होल्ड करेगा, चार्ज 1 3 को होल्ड करेगा, या 1 2 को ब्रिंग करेगा, 3 को ब्रिंग करेगा। अब क्या है, 1 का टास्क खत्म, अब ना 2 को देखो, 2 को ऑलरेडी 1 ने ब्रिंग किया है, तो 2 इज नॉट गोइंग टू 1, 2 को ऑलरेडी 1 ने ब्रिंग किया, तो अब 2 1 को ब्रिंग नहीं करेगा, अब इसको लीव कर दो, अब 2 क्या करेगा 3 को ब्रिंग करेगा। वैसे तो समझो ये अगर मैं इस तरीके से लेता हूं तो 3 पार्टिकल सिस्टम, 1 विल होल्ड 2 एंड 1 विल होल्ड 3, ये टास्क हो गया। तो W12 W13, अब क्या है, अब सेकंड है ना, 1 को आपने रिमूव कर दिया, अब 2 इज गोइंग टू होल्ड 3, तो W23। अब इसमें क्या कॉमन होगा, अब इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको R23 ले लो, तो यहां पे क्या W इज इक्वल टू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया, ये चार्ज 1 है चार्ज 2 है, इनके बीच का सेपरेशन R12 प्लस ये क्या है W13 मतलब चार्ज 1 और 3, ये चार्ज 1 इंटू चार्ज 3 अपॉन क्या होगा, ये R13 हो गया, प्लस W23 का क्या है, चार्ज 2 and charge 3 and separation between them, that is what R23. So this is what, this is the potential energy or work done, किसके लिए होगा, to associate or assemble this system। ठीक है, अब अगर इसमें मान लो ना कि अगर मुझे डिसोसिएट करना होगा, डिसोसिएट करने के लिए, तो वर्क डन टू डिसोसिएट वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन टू एसोसिएट ओनली माइनस साइन, वर्क डन टू एसोसिएट एंड ओनली माइनस साइन, एंड दिस इज व्हाट डिसोसिएट। ठीक है, जो वर्क डन डिसोसिएट करने के लिए लगेगा वो एसोसिएट करने का एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। समझ में आ रही बात, फाइन। अब अगर मान लो ये 4 पार्टिकल सिस्टम होता तो क्या करना, 4 पार्टिकल सिस्टम में मान लो कि अगर मैंने ये 1 है 2 है 3 है 4 है, कैसे भी अरेंज होगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो अब अगर मान लो ये 4 पार्टिकल सिस्टम है, तो पार्टिकल 1 इज गोइंग टू होल्ड 2 इज गोइंग टू होल्ड 3 इज गोइंग टू होल्ड 4, तो 2 को होल्ड करेगा 3 को होल्ड करेगा 4 को, तो जो वर्क डन होगा, अच्छा इसको आप ना W भी लिख सकते हो या इसको आप U भी लिख सकते हो, U इज इक्वल टू U12 प्लस U13 प्लस U23,
अब 4 पार्टिकल सिस्टम का देख लेते हैं। ये क्या हो गया, W इज इक्वल टू, तो वर्क डन सेकेंड चार्ज को के लिए, वर्क डन थर्ड चार्ज के लिए, देन वर्क डन, ये पार्ट दिख नहीं रहा होगा आपको, to 4, तो 1 is going to hold 2, 3 and 4, that is done, 1 का टास्क ओवर। अभी 2 किसको होल्ड करेगा, अभी द चार्ज 2 is going to hold 3 and 4, so 3 को होल्ड करेगा, चार्ज 2 होल्ड करेगा 4 को। अब इसका टास्क भी हो गया। अब चार्ज 3 किसको होल्ड करेगा, चार्ज 3 is going to hold 4, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एबीसीडी, स्क्वायर एबीसीडी के कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस को अरेंज किया इन्होंने, ऑफ साइड स्मॉल डी, इसके जो साइड की वैल्यू है वो स्मॉल डी है, ये भी स्मॉल डी है, ये भी स्मॉल डी है, ये भी स्मॉल डी है और ये भी स्मॉल डी है। अच्छा, इसमें डायगोनल की जरूरत पड़ेगी तो मैं उस पर टाइम वेस्ट किए बगैर मैं पहले डायगोनल की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो ये हमने पहले भी किया हुआ है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर के डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, वो होता है √2 इंटू साइड, है ना। तो यहां पे डायगोनल क्या होगा, AC डायगोनल और BD डायगोनल है, तो जो AC इज इक्वल टू क्या होगा, BD होगा, दैट इज व्हाट √2 इंटू स्मॉल d। तो अब हमें ना डायगोनल की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। इफ रिक्वायर्ड वी विल पुट दैट, हाँ ठीक है, ये फॉर्मूले का पार्ट है। क्या दिया इन्होंने, 4 charges are arranged at the corners of the square ABCD of a side small d as shown in the figure. Find the work done to put together this arrangement. इस अरेंजमेंट को एक साथ में रखने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, मींस टू असेंबल देन। तो क्राइटेरिया सेम है ना, 4 चार्ज पार्टिकल है, तो जो वर्क डन है हमें वर्क डन निकालना है, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, तो आप ना जो पार्टिकल A है वो किसको होल्ड करेगा, तो A विल होल्ड B, देन पार्टिकल A विल होल्ड C, है ना, A के अलावा C को होल्ड करेगा, फिर पार्टिकल A विल होल्ड D, ठीक है। A का टास्क हो गया, अब B का लेंगे हम लोग टास्क, तो A को हटा देना सर, तो अब B किसको होल्ड करेगा, पार्टिकल B विल होल्ड C एंड देन पार्टिकल B विल होल्ड D, ठीक है। A ने B को, C को, D को होल्ड करेगा, अब A सिस्टम से बाहर आएगा तो B किसको, C को, D को होल्ड करेगा, अब B को भी बाहर निकाल दो, अब C किसको होल्ड करेगा, सिर्फ और सिर्फ D को होल्ड करेगा, तो पार्टिकल C विल होल्ड D, ठीक है। सो अब क्या करना है, एक बार मैं इसको वापस से बता देता हूं कि अगर ABCD के हिसाब से ले रहा हूं, दिस इज व्हाट ABCD, तो A विल होल्ड B, A विल होल्ड C, A विल होल्ड D, तो A का टास्क और हो गया, अब क्या B विल होल्ड C एंड D, अब B का टास्क और हो गया, तो C विल होल्ड ओनली D, ठीक है। अब हम इनको वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो W इज इक्वल टू, ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो कॉमन ही होगा, सो ये होगा चार्ज A इंटू चार्ज B अपॉन, अच्छा चार्ज AB के बीच का जो सेपरेशन है ना, उसको या तो मैं देखो जनरली RAB लिखेंगे, तो RAB में मैं डायरेक्टली AB लिख देता हूं ना, आप उसको या तो RAB लिखो या तो डायरेक्टली AB लिखो, दोनों का कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब डिस्टेंस से ही मतलब है हमें, तो मैं यहां पे AB लिख दिया मैंने, ठीक है। मैं वैल्यूज बाद में पुट करता हूं, अब यहां पे मन में होगा कि वैल्यूज क्यों नहीं पुट करें। सेकेंड है चार्ज A एंड C, यहां पे इसके साथ मैं दिख रहा हूं, चार्ज A एंड चार्ज C एंड सेपरेशन बिटवीन देम, प्लस अभी इसमें क्या हो गया, चार्ज A एंड चार्ज D एंड देन सेपरेशन बिटवीन देम, प्लस यहां पे क्या हो गया, चार्ज B एंड चार्ज C एंड सेपरेशन बिटवीन देम, प्लस चार्ज B एंड चार्ज D एंड सेपरेशन बिटवीन देम, प्लस चार्ज C and charge D and then separation between them। अब वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो W इज इक्वल टू, ये क्या है, इक्वेशनल फॉर्म में इसका आंसर आएगा, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करके कोई मतलब नहीं है। QA का वैल्यू क्या है, प्लस Q है, बराबर। QB का वैल्यू क्या है, माइनस Q है, Q इंटू माइनस Q अपॉन AB का वैल्यू क्या है, स्मॉल d है, देन प्लस ये QA का वैल्यू क्या है, प्लस Q है, QC का वैल्यू क्या है, प्लस Q है, डिस्टेंस क्या हो गया, AC, डायगोनल है ना, डायगोनल का डिस्टेंस क्या है, √2 स्मॉल d, प्लस ये दो गए, QA का वैल्यू क्या है, Q है, QD का वैल्यू क्या है, माइनस Q है, अपॉन
ए एंड डी के बीच का सेपरेशन ए डी, दैट इज अगेन स्मॉल डी एन प्लस, तो ये बी का वैल्यू क्या है माइनस क्यू है, ठीक है, सी का वैल्यू क्या है क्यू है, सी का वैल्यू क्यू अपॉन सेपरेशन बिटवीन देम बी टू सी ना, ठीक है, स्मॉल डी है एन प्लस। अब ये इस वाले वैल्यू पे आ जाते हैं, बी का वैल्यू क्या है माइनस क्यू है, डी का वैल्यू क्या है वो भी माइनस क्यू है अपॉन, तो बी एंड डी के बीच का सेपरेशन बी डी, बी एंड डी डायगोनल है दैट इज रूट टू डी, ठीक है, फिर क्या है प्लस, लास्ट वैल्यू क्या है क्यू, सी का वैल्यू क्या है प्लस क्यू है एंड डी का वैल्यू क्या है माइनस क्यू है, तो ये क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन सी और डी के बीच का सेपरेशन क्या है डी है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम उस वैल्यू को लिख लेते हैं यहां पे, तो ये हो गया W इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। सो Q इंटू क्यू, माइनस क्यू क्या होगा माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, Q इंटू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्या होगा D हो गया, नेक्स्ट वैल्यू प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2D हो गया, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी हो गया, प्लस ये सॉरी ये माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी हो गया, दिस वैल्यू इज व्हाट माइनस माइनस विल बी प्लस, सो ये हो गया प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2D हो गया, ठीक है, और लास्ट वैल्यू क्या होगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन स्मॉल डी हो गया। तो अब अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो ये वैल्यू दिख रहा है आपको माइनस के साथ में, बट कितने टाइम 4 टाइम है, तो ये होगा W इज इक्वल टू 1/4πε0 ब्रैकेट क्लोज। अब इस वैल्यू को लेना है तो क्या होगा -4 टाइम्स क्यू स्क्वायर अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। अब इन वैल्यूज को देख लो, यहां पे सेम है और 2 टाइम्स है, तो +2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2D, ओके। एक और चीज आप देख सकते हो कि अगर रूट 2 को इससे कैंसिल करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट 2 हो जाएगा। और अब अगर कुछ कॉमन लेना तो आप ले सकते हो 1/4πε0, तो यहां पे ऑलरेडी है, क्या कॉमन ले रहे हैं हम लोग क्यू स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं और डिनोमिनेटर में डी को कॉमन ले रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन डी को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे -4 बच गया, यहाँ पे प्लस, ये रूट 2 इसको कैंसिल हुआ तो रूट 2 बच गया, यहाँ पे प्लस रूट 2, ठीक है, इज दैट क्लियर। अब ये 4 और +2 में से कौन सा वैल्यू ग्रेटर, तो अगर आप अगर इस वैल्यू को लिखते हो, ये 1/4πε0 है, ये क्यू स्क्वायर अपॉन डी है। अगर मान लो आप वैल्यूज को 4 - रूट 2 लिखना, मतलब आपने माइनस को एक्सचेंज कर लिया, यू आर टेकिंग माइनस कॉमन, इफ यू टेक माइनस कॉमन ये प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस, तो यहां पे बाहर क्या आएगा माइनस आ जाएगा। सो दिस इज द वर्क डन टू एसोसिएट और टू असेंबल। और अगर डिसोसिएट बोला रहेगा तो एसोसिएट और टू असेंबल, और डिसोसिएट बोला रहेगा तो क्या होगा, ये माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दैट इज ओनली डिफरेंस, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, सो इसके कंटिन्यूएशन में देख लेते क्या करना। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे क्वेश्चन में, अ चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर ऑफ E, अ चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर ऑफ E। तो ये क्वेश्चन 1A वाला पार्ट तो समझ में आता है, पूरा मैं रब कर देता हूं, ठीक है, 1 समझ में आ गया रहेगा। सेकेंड पार्ट के लिए देखते हैं। सेकेंड पार्ट अगेन में जो हमने पहले कॉन्सेप्ट किया उससे काफी लिंक्ड है, इसी चैप्टर के पिछले कॉन्सेप्ट से, देख लेते क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। अ चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर E of the square, the 4 charges being held fixed at its corner, मतलब ये चार्जेस यहां पे ही रहेंगे और एक कोई और चार्ज है वो Q0 है, कहीं से लेके आ रहे हैं उसको हम सेंटर E पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस। इसको समझने के पहले ना हम ऐसे समझ लेते हैं कि मान लो कि अगर यहां पे कोई चार्ज ना कैपिटल Q होता, ठीक है, ये कैपिटल Q होता, जैसा हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अब अगर मान लो आप किसी चार्ज को स्मॉल q को ना आप यहां से लेके ऐसे लेके आ रहे हो, यहां पे इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये पॉइंट P है, तो रूल क्या है, जिस चार्ज को लेके आ रहे हो आपको वो लिखना है, इनटू पोटेंशियल लेना है किसका, जिस चार्ज का पोटेंशियल यहां पे होगा उस पॉइंट ऑफ स्टडी पे, ठीक है। जिस चार्ज को लेके आ रहे हो उसका पोटेंशियल तो नहीं होगा, जिसके प्रेजेंस में लेके आ रहे हो उसका पोटेंशियल विल बी इक्वल टू व्हाट वर्क डन, ठीक है। सो अब यहां पे क्या हो गया कि अगर मैं इसमें वर्क डन फाइंड आउट करता हूं,
ठीक है, इसमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो कौन से चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, क्यू नॉट को लेके आ रहे हैं। कहां पे लेके आ रहे हो, यहां पे लेके आ रहे हो। और पोटेंशियल किसका होगा, पोटेंशियल ऑफ दिस 4 पार्टिकल्स इनटू V ऑफ 4 पार्टिकल्स। समझ में आई बात, ये इनटू है, ये फॉर्मूला। तो अब अगर मान लो मैं पोटेंशियल को V ही लिख रहा हूं, उतना आपको ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, सो पोटेंशियल हमें कहां पे निकला, तो ये पोटेंशियल आप लिख लो, ये VE, पोटेंशियल एट E फॉर 4 पार्टिकल सिस्टम, यहां पे मिलेगा VE। तो पोटेंशियल E पे क्या है, पोटेंशियल एट E बिकॉज ऑफ चार्ज A, पोटेंशियल एट E बिकॉज ऑफ चार्ज B, potential at E because of charge C and potential at E because of charge D। आई होप ये बात याद आ रही होगी आपको। 1/4 कॉमन होगा, ठीक है, और कौन सा चार्ज की वजह से, E पे पोटेंशियल, E पे पोटेंशियल निकालना है आपको चार्ज, कौन से चार्ज की वजह से, A की वजह से। अच्छा एक और है, जो AE है ना, यहां पे आपको लिखना है तो लिख सकते हो आप, जो AE का वैल्यू होगा, BE का वैल्यू होगा, और जो CE का वैल्यू होगा, और जो DE का वैल्यू होगा, वो किसके इक्वल होगा, जो डायगोनल है उनका हाफ। डायगोनल क्या है, AC/2 और BD/2। तो वैल्यूज क्या हो जाएंगे उसके, अब तो कितना है, √2/D है ना, √2/D/2। सो कैंसिलेशन के बाद आपको वैल्यू मिलेगा D/√2। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस का, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये Q है ना, QA/AE प्लस QB/QB/BE, ठीक है, प्लस QC/CE प्लस QD/DE। ठीक है, अब उसको हम यहां पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या होगा कंडीशन अभी, सो पोटेंशियल जो E पे है उसको कैसे लिखोगे आप, पोटेंशियल E पे, तो 1/4 वैसे ही रहेगा, बराबर, ब्रैकेट क्लोज। A का चार्ज क्या है, प्लस Q है, डिस्टेंस का वैल्यू क्या है, D/√2। जो B का चार्ज है वो क्या है, -Q, डिस्टेंस D/√2। C का चार्ज क्या है, प्लस Q, डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, D/√2। और जो D का चार्ज हो क्या है, -Q अपॉन D/√2। अगर आप DP ऑब्जर्व करते हो तो ये वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली पोटेंशियल एट E क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Therefore equation 1 becomes equation 1 क्या होगा, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज एट E इज व्हाट, V का वैल्यू 0 है, किस चार्ज को लेगा, Q नॉट को, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू पीपल अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस थोड़े लॉजिकल है, अगर आप कोशिश करोगे तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। जस्ट टू एसोसिएट सिस्टम, आपने जो वर्क किया है अगर उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हो जाएगा वर्क डन टू डिसोसिएट सिस्टम। जैसे आपने 3 पार्टिकल सिस्टम के लिए किया, 4 पार्टिकल सिस्टम के लिए किया, वैसे 5 पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या होगा कि अगर ये 1 होगा तो W12, W13, W14, W15 प्लस W23, W24, W25 प्लस W34, W35 प्लस W45। अब पैटर्न वही होगा। ठीक है, सो हमने एक क्वेश्चन किया था इसके पहले, बिफोर 3 पार्टिकल सिस्टम, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑन अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। सो एक सिस्टम है जिसमें 2 पॉइंट चार्जेस है। अच्छा, वो 2 पॉइंट चार्जेस ना कंप्लीटली आइसोलेशन में है, उनका जो भी है एनर्जी एक्सचेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर है, दैट्स अ म्यूचुअल इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज, मतलब Q1 और Q2 एक दूसरे को होल्ड करने के लिए जो भी एनर्जी स्पेंड करोगे उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंटरेक्शन। मतलब ये पार्ट आप समझ लो कि अगर यहां पे चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, तो Q2 को हम इंफिनिटी से ब्रिंग करके लेके आ रहे हैं, तो जो वर्क डन होगा बिटवीन 1 and 2, ये क्या होगा, पोटेंशियल 1 का होगा, किसको ब्रिंग कर रहे हो, 2 को ब्रिंग कर रहे हो, तो सिंप्लीफाई करके ना ये 1/4 है, चार्ज 1 का क्या था, Q1/R12, अगर हमने सेपरेशन लिया है तो, है ना, आप वहां से ब्रिंग करके ये इस जगह पे निकाल रहे हो ना, आप इस पॉइंट पे निकाल रहे हो, तो इस चार्ज से ये पॉइंट का डिस्टेंस R12 है, इनटू क्या है, Q2। बट अगर मान लो ये उल्टा होता, इट वुड हैव बीन डिफरेंट वे, ये यहां पे निकालना होता और ये इंफिनिटी से आ रहा होता,
तो भी क्राइटेरिया वही होता है ना, W12 या W21 जो भी लेना। कौन से चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, Q1 को लेके आ रहे हैं, हम चार्ज Q1 को लेके आ रहे हैं। पोटेंशियल किसका होगा, पोटेंशियल 2 का होगा। कहां पे होगा, इस पोजीशन पे। तो फॉर्मूला होगा 1/4 और यहाँ पे आएगा चार्ज 2 और डिस्टेंस तो वही रहेगा इनटू Q1। फाइनली सिंप्लीफाई करके आपको यही आंसर मिलेगा। तो 1 2 इंफिनिटी से आ रहा है या 1 इंफिनिटी से आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट उस सिस्टम को होल्ड करने के लिए दिस इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंटरैक्शन। सो म्यूचुअल इंटरैक्शन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दैट यू नो 1/4 Q1 Q2 अपॉन R। अब यहां पे देख लो, ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने 2 चार्ज लिया है, तो एक चार्ज Q1 है, ठीक है, दूसरा चार्ज Q2 है। ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, इंक्लाइन हो सकता है, पैरेलल, कैसे भी। तो ये जो है इनके बीच का जो सेपरेशन है R/2 है। तो अब इसके ऊपर कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी इज नीडेड टू होल्ड दिस सिस्टम, टू एसोसिएट दिस सिस्टम एंड ऑल। इसको समझने से पहले हम ये पार्ट को समझ लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है, और यहां पे हमने चार्ज Q रखा हुआ है। तो यहां पे जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो या व्हाट इज द वर्क डन टू होल्ड दैट चार्ज एट दैट पोजीशन, तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है, आपको यहां पे लेना है Q इनटू जो चार्ज है वो लेना है। फिर यहां पे क्या लेना है, यहां पे लेना है आपको पोटेंशियल V। ये V क्या है, V इज पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E एट गिवन पॉइंट। जो भी पॉइंट है उस जगह पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब इस पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल होगा हम वो पोटेंशियल लेंगे, तो हमको मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड टू असेंबल, टू एसोसिएट और टू होल्ड द चार्ज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये V है पोटेंशियल। अब एक और चीज याद रखना है कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने डिस्कस किया है कि यहां पे जो पोटेंशियल है, यहां पे जो पोटेंशियल वो सेम नहीं रहेंगे ना। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। तो अगर दो अलग अलग पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट है, तो यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू सेम नहीं होगी, ठीक है। वो आपको सेकंड वाले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम यहां पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो हम समझ रहे हैं ना, टोटल जो होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी और जो वर्क डन होगा वो कैसे होगा। अब ये ना 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला कौन सा हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1 इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में वो लेना हमको, प्लस क्या लेना है, पोटेंशियल एनर्जी लेना आपको अगेन ड्यू टू Q2, कहां पे, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, वो है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू म्यूचुअल इंटरैक्शन, ड्यू टू म्यूचुअल इंटरैक्शन बिटवीन Q1 एंड Q2। सो म्यूचुअल इंटरैक्शन वाला मतलब ना 2 पार्टिकल सिस्टम वाला, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो अब अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर है, एज आई सेड ना, यहां पे जो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होगा यहां पे पोटेंशियल होगा सेम नहीं होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो पोटेंशियल कौन सा ऑर्डर में होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो कौन सा वाले फॉर्मूले से, ये वाला फॉर्मूला, तो E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। इस वाले कॉन्सेप्ट से अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक नेगेटिव साइन का इंडिकेट करता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पोटेंशियल उस डायरेक्शन में क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अब इस कॉन्सेप्ट के साथ हम ले लेते हैं, हम यहां पे लेते हैं कि लेट V1 बी पोटेंशियल एट Q1 ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E। सिमिलरली V2 क्या होगा, V2 भी पोटेंशियल एट Q2 ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E। बात समझ में आ रही है। अब हम इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं, तो U इज इक्वल टू, यार जो टोटल वर्क डन होगा टू एसोसिएट, टू डिसोसिएट, टू होल्ड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1 इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये होगा ना पोटेंशियल एनर्जी ऑन Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा,
Q1 पे क्या पोटेंशियल इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से V1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑन Q2 ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस अब म्यूचुअल इंटरेक्शन वाला, तो ये पार्ट को मैं रब कर देता हूं। तो म्यूचुअल इंटरेक्शन वाला क्या कॉन्सेप्ट है? म्यूचुअल इंटरेक्शन वाला सिंपल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम चार्ज 1 को होल्ड कर रहे हैं, चार्ज 2 को होल्ड कर रहे हैं म्यूचुअली, एंड सेपरेशन बिटवीन देम R1 2। तो ये हो गया फॉर्मूला। सो अगर सिर्फ 2 पार्टिकल सिस्टम होता तो इतना ही लेना होता, ओनली दिस पार्ट। बट अगर वो 2 पार्टिकल सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो फॉर्मूला क्या होगा आपका? मॉडिफाई हो जाएगा। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे हैं। क्या होता है, 2 पार्टिकल सिस्टम होता है तो लोग ना ये लास्ट वाला फॉर्मूला लगा के छोड़ देते हैं, है ना, Q1 V1 प्लस Q2 V2 लिखना भूल जाते हैं। बिफोर डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन we'll discuss about 2 important conditions. First condition, electrostatic force, electric field E. So if we are taking charge in these 2 cases, तो आपको चार्ज लेना है मैग्नीट्यूड के टर्म में। Why? Because electrostatic force and electric field is nothing but vector quantity. So vector quantity होगा तो क्या फर्क पड़ता है? तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज जब दूसरे पॉजिटिव चार्ज से इंटरेक्ट होगा तो कैसा डायरेक्शन फोर्स होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज से इंटरेक्ट होगा तो क्या डायरेक्शन होगा फोर्स का, वो चार्ज के बेसिस पे डिसाइडेड है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, अवे, एंड नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स। सो जो डायरेक्शन होता है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है बिकॉज ऑफ साइन कन्वेंशन, किस तरह का चार्ज है। तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूले में से मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, लाइक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम Q1 Q2 की वैल्यू को मैग्नीट्यूड में लेंगे। बट अगर हम दूसरा कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या आप उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी कंसिडर कर सकते हो, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ विद द साइन चार्ज विल बी टेकन विद साइन। तो हम साइन के साथ में क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है और इसका साइन हमें कंसिडर करना है तो हमें वैल्यूज के साथ में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। लाइक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल प्लस होगा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल माइनस होगा, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आपको पॉजिटिव उसके लिए मैग्नीट्यूड लेना चार्ज का, बट अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी होगा तो वहां पे चार्ज का साइन कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन को हम थोड़ा डीपली एनालाइज करते हैं। डिटरमाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ये क्वेश्चन नंबर ए है। आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है एज पर गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। डिटरमाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस। तो 2 चार्जेस में ऐसे रफली 2 चार्ज ले रहा हूं। ये समझो ये चार्ज Q1 है जिसकी वैल्यू इन्होंने दिया है 7 माइक्रोकूलम, और यहां पे कोई दूसरा चार्ज है Q2 जिसका इन्होंने वैल्यू दिया है -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। जस्ट लाइक दैट आप देख टेकन 2 पोजीशन, बट क्वेश्चन में एक कंडीशन है उसको भी हमें डिस्कस करना, एंड विथ नो एक्सटर्नल फील्ड, मतलब ये इसके अराउंड कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है इसके बीच का सेपरेशन यही होगा। तो अगर ये फर्स्ट चार्ज को सेकंड चार्ज का सेपरेशन ले रहे हैं उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया R12। वैल्यू क्या होगा हम देखते हैं। एक और चीज, नो एक्सटर्नल फील्ड, इसका मतलब जैसे सिस्टम में पहले Q1 आ जाता है, जैसे हमने डेरिवेशन में किया Q2 को आप इंफिनिटी से लेके आ रहे हो तब जाके ये क्या होता है, सिस्टम फॉर्म करता है। ये इस तरह का क्राइटेरिया होगा। और इसमें क्या दिया है, विद नो एक्सटर्नल फील्ड प्लेस्ड एट -9 सेंटीमीटर -9 सेंटीमीटर 0,0, और दूसरा वैल्यू दिया है 9,0,0 एज यू कैन सी इन क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे क्या क्राइटेरिया हो रहा है कि ये वैल्यूज ना एक्स एक्सिस पे है, तो मतलब ये एक्स एक्सिस आप इमेजिन कर लो। तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -9 है, 0 है, 0 होगा। ये वैल्यू क्या होगा 9,0,0, ठीक है। अब एक और बात इसमें समझना यह है कि अगर ये -9 है इस साइड में और उस साइड में +9 है तो सेंटर पे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये हो गया उसका सेंटर। ओरिजिन ऑफ दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम बना है इसका ओरिजिन ये O हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, सो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, 9 सेंटीमीटर होगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 9 + 9 कितना होगा, 18। तो ये R12 का वैल्यू हो जाएगा 18 सेंटीमीटर,
ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है इस सिस्टम के लिए। तो एक सिंपल सा क्राइटेरिया क्या होता है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकालना है, तो मैं समझो इस सिस्टम पे निकालना है, तो मैं पहले समझता हूं कि Q1 पहले सिस्टम में रहा होगा, इसका पोटेंशियल इस जगह पे क्या होगा, तो Q1 का पोटेंशियल उस जगह पे होगा V1। अब Q2 को इंफिनिटी से लेके आ रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, ये Q2 होगा, और ये क्या होगा, वर्क डन होगा। तो एज पर वी अंडरस्टैंड वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दी सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा एक और चीज है, इस चीज को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंटरेक्शन भी होता है। जब दो चार्ज को आप ऐसे होल्ड करते हो तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो ये हो जाएगा μ12। तो म्यूचुअल इंटरेक्शन से अगर पोटेंशियल एनर्जी आप देख रहे हो तो μ12 का वैल्यू क्या होगा, तो V1 का वैल्यू क्या होगा, V1 का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन से चार्ज की वजह से है, Q1 की वजह से है। और डिस्टेंस क्या है, कहां पे निकाल रहे हो आप, R12 पे निकाल रहे हो, और कौन से चार्ज को हम इंफिनिटी से लेके आएंगे, Q2 को लेके आएंगे। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो म्यूचुअल इंटरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, μ12, ये वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है, 7 × 10⁻⁻⁶ हो गया। इज दैट क्लियर। अब एक और चीज आपको समझना है यहाँ पे, वो ये है कि जब हम कंसीडर करें Q2 क्या है, माइनस चार्ज है। तो जैसा मैंने बताया पोटेंशियल में आपको चार्ज का साइन लेना है, तो ये क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी में, तो -2 × 10⁻⁻ क्या होगा, -6 हो गया, डिवाइडेड बाय, अब क्या होगा, डिवाइडेड बाय जैसे यहाँ पे R12 का वैल्यू क्या है, 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करोगे क्या होगा, 10⁻⁻2। तो ये 9 2 जा हो गया, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या हो गया, 6 क्या हो गया, 12 हो गया। तो माइनस का जो पावर है वो -12 हो गया। अब ये 9 है और ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 11 हो जाएगा, 10⁻11। अब ये 7 -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो गया, -7 हो गया। तो फाइनली U12 म्यूचुअल इंटरेक्शन का वैल्यू क्या हो गया, μ12 का वैल्यू, अब ये मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 -7 से मल्टीप्लाई होगा तो -0.7 जूल। सो इतना एनर्जी रिक्वायर्ड है टू एसोसिएट और टू असेंबल द सिस्टम। तो ये जो एनर्जी स्टोर्ड है ना, ये एक्चुअल में होता है वर्क डन टू एसोसिएट द सिस्टम, इसके इक्वल भी हो सकता है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रही है कि हमें ना फाइंड आउट करना है वर्क डन, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। अभी ये दो चार्जेस को इनफाइनाइटली अवे लेके जाना है, तो उस टाइम पे कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन टू डिसोसिएट, वर्क डन टू डिसोसिएट, आपको डिसोसिएट करना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ना, हमने अब तक यही लर्न किया है, या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, तो ये क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब वो डीपली एनालाइज करते हैं, ये सिस्टम पहले यहां पे है तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितना है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो हमको मालूम है -0.7, यहां पे माइनस है। अब सेपरेट होने के बाद वो कहां चला जाएगा, इंफिनिटी पे चला जाएगा, तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वो होगी 0, तो ये माइनस माइनस का होगा प्लस हो जाता है, क्या होगा, प्लस 0.7 जूल। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। जो थर्ड पार्ट है दैट्स अगेन वेरी लॉजिकल। अगर आपने कूलम्ब्स लॉ वगैरह किया है क्वेश्चंस तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कूलम्ब्स लॉ वगैरह में हमने ऐसे कॉन्सेप्ट यूज किए हुए। तो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्ज इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, मतलब ये पूरे सिस्टम को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने डाल दिया सिस्टम को। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कैपिटल ई वेक्टर, फाइन। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इन्होंने दिया है, जहां पे कैपिटल ई का वैल्यू क्या है, कैपिटल ई का वैल्यू है कैपिटल ए इन ब्रैकेट 1/r²। ठीक है, अब इसको एनालाइज करोगे तो क्या होगा, a/r² हो जाएगा। और इन्होंने यहां पे क्या किया ना, ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू क्या है 9 × 10⁵ है, वो हम बाद में पुट करते हैं। ठीक है, इसको मैं सेपरेटली यहां रख देता हूं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन दो चार्जेस को हमने रख दिया। तो अब क्या बोल रहे हैं, व्हाट वुड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कॉन्फिगरेशन बी, तो ये पूरे सिस्टम का एनर्जी क्या होगा। तो जो नॉर्मली था ना, अगर Q1 Q2 ऐसे ही रहा होता तो आप ना म्यूचुअल इंटरेक्शन ले लेते, बट अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हो जाएगा। म्यूचुअल इंटरेक्शन के अलावा Q1 की अलग से एनर्जी होगी, Q2 की अलग से एनर्जी होगी। तो जो यहाँ पे टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी, ये सी ऑप्शन के लिए, तो जो टोटल एनर्जी आपको मिली वो कैसे हो गया, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी किसका, ऑफ Q1, कहां पे, क्यों, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस। नेक्स्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी किसका, ऑफ Q2,
Q2 का पोटेंशियल एनर्जी कब, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, मतलब Q1 के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड में E इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Q1 पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, Q2 पे E इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, फिर क्या होगा ये एंड में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 एंड Q2, ये क्यों, ड्यू टू म्यूचुअल इंटरैक्शन, म्यूचुअल इंटरैक्शन, ठीक है। सो अब इनको आप इक्वेशनल फॉर्मेट में लिखते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑन Q1, तो Q1 का पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, सो Q1 का पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना है तो उस चार्ज को इस जगह के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आप इमेजिन करो यहां पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी, V1 होगी, और Q2 पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, V2 होगा, बराबर। और समझने वाली बात यहां पे इस जगह पे आप देख लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dV बाई dr, ठीक है। यहां पे V बाय R भी होगा बाद में, वो हम कैसे रिलेट करेंगे मैं बता दूंगा। यहां पे माइनस साइन का मतलब है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा, मतलब जैसे इस साइड में जा रहे हो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पे पोटेंशियल कम होगा, यहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां पे पोटेंशियल कम होगा। सो V1 एंड V2 विल नॉट बी सेम, ठीक है। सो यहां पे क्या होगा, Q1 का पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां पे पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करोगे। तो Q1 पे बिकॉज ऑफ E इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल V1 ले लिया हमने, Q2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमने पोटेंशियल क्या ले लिया, V2 ले लिया, ठीक है। उनकी वैल्यूज क्या हम देखते हैं, और म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी हो गया है 1 U12, ठीक है, यहां पे U12। अब यहां पे हम इसके ऊपर आ जाते हैं, तो थोड़ा सा पीछे एक बार क्वेश्चन में फिर देखते हैं। क्वेश्चन में सेकंड लास्ट आ जाए, देखो E का वैल्यू क्या दिया इन्होंने, A इन ब्रैकेट 1/r², हमको ये मिला, बट यहां पे क्या होता है, हमने क्या किया ना, E का जो जनरल वैल्यू है, E का जनरल वैल्यू क्या, यहां पे देखो E का जनरल वैल्यू V/R हो सकता है, क्योंकि हमें पोटेंशियल निकालना है ना, कैसे भी करके डायरेक्टली रिलेट करके, तो हमने क्या किया यहाँ पे V/R का, और ये वैल्यू क्या था, A/r², है ना, इन दो वैल्यूज को हमने वो किया, R और R कैंसिल हो गया, तो फाइनली V का वैल्यू क्या मिला हमें, A/R मिला। अब ये फॉर्मूला हमें हेल्प करेगा V1 की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए। तो V1 का वैल्यू क्या होगा, तो V1 के वैल्यू के लिए पहले A का वैल्यू कांस्टेंट है, A का वैल्यू क्या दिया क्वेश्चन में, 9 × 10⁵ दिया, 9 × 10⁵ दिया, ठीक है। R क्या होता है वो देखना अभी, R जो होता है ना, ये डिस्टेंस होता है, किसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा चार्ज का फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस सिस्टम का ओरिजिन क्या है, जो Q1 Q2 है, इस सिस्टम का ओरिजिन यहां पे, तो इस ओरिजिन से ये चार्ज कितने डिस्टेंस पे है, -9, मतलब 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो यहां पे क्या किया आपने, 9 × सेंटीमीटर तो -2, तो 9 कैंसिल हो गया, -2 विल गो अप, और ये क्या हो जाएगा +7, ये वोल्ट हो गया, समझ में आया। अब सिमिलरली हम निकालेंगे V2 की वैल्यू, V2 क्या हो गया, पोटेंशियल। अब वापस से यही फॉर्मूला हमने इस फॉर्मूले को यूज किया था, उसी फॉर्मूले को फिर यूज करेंगे V2 के लिए। A का वैल्यू तो फिक्स होगा, 9 × 10⁵ रहेगा, ठीक है। R का वैल्यू क्या होगा, अगेन फ्रॉम द ओरिजिन टू चार्ज दस Q2, और 9 × 10⁻², 9 कैंसिल, वापस से क्या होगा 10⁷7 वोल्ट। अब उन वैल्यूज को यहां रखेंगे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है Q1 का वैल्यू कितना है, 7 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम 7 × 10⁻⁶ इनटू V1 का वैल्यू क्या है, आपने निकाला 10⁷7, इसको मैंने ब्रैकेट में रख दिया, प्लस Q2 का वैल्यू क्या है, आपको साइन लेना है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए साइन लेना है, आपने रूल हमने डिस्कस किया था, तो -2 × 10⁻⁶। V2 का वैल्यू क्या है, 10⁷7 है, कोई इशू नहीं, प्लस म्यूचुअल इंटरेक्शन की एनर्जी आपने यहां निकाली हुई है, ठीक है। म्यूचुअल इंटरेक्शन का एनर्जी क्या, -0.7। अब क्या होगा यहाँ पे U, ये क्या हो गया, 10 यहां पे बचेगा, 10 विल मल्टीप्लाई विद 7, 70 हो जाएगा, प्लस यहां पे क्या, ये -2 है, ये 10 यहां पे बचेगा, ठीक है, प्लस क्या हो गया, -0.7, ये वैल्यूज क्या हो गया, अच्छा ये मतलब मल्टीप्लाई होकर 20 हो जाएगा, 10 बचा तो 2 से मल्टीप्लाई करें, तो U का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, 70 - 20 क्या हो गया, 50 हो गया, -0.7। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यहां पे 3 हो गया, एंड ये 9 और ये 4 हो गया जूल। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी stored in this system when the system is put into electric field, और electric field का कंडीशन ये होगा, ठीक है। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड वॉट एवर वी डिड अप टिल नाउ, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है थोड़े लॉजिकल है, आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, आप प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार तो आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।